This call is now being recorded. हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों आज जो है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 लास्ट क्लास में हमने बात किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट था कि नहीं, सारे जो एटम्स वो क्या थे, रेगुलरली अरेंज्ड थे, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था। एमॉर्फस में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था, बस ऐसे ही पार्टी में इंसान गए हैं और बैठ गए, जहां मन जिसको जहां मन किया वहां बैठ गए, यही था ना। यस सर, इरेगुलर ऐसे ही, ठीक है। तो वो तो हो गया। देखो ये जैसे तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमने लास्ट क्लास में बात की। रेगुलर अरेंजमेंट था, देखो रेगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं, एक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करो, तो क्या था क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा क्या था एमॉर्फस, इसमें यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो, देखो ये कैसे ऐसे जहां मन वहां जाके बैठ गया पार्टी। तो ये हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात किया। अब आते हैं आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैटिस। लैटिस क्या होता है, तो देखो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम या पार्टिकल। पार्टिकल का जो होता है ना रेगुलर अरेंजमेंट, जैसे मान लो अच्छा ये देखो एक बॉक्स है, एक डब्बा है और उसमें आपको बोला जाए लड्डू रखने के लिए, तो आप ऐसे ऐसे लड्डू रख दोगे नीचे। यस सर। और फिर तुम याद करना, ये जैसे अगर मान लो या फिर एक बॉल है, हम बॉल को अगर रखते हैं तो दूसरा बॉल इसके बीच में रखते हैं कि नहीं। यस सर। हाँ ये तुम जब तुम अगर नॉन वेजिटेरियन होगे और अंडे खाते होगे तो तुम देखते होगे अंडा जो रहता है शायद वो बीच में रखा रहता है, अंडे के ऊपर नहीं रहता है ना। नो सर, शायद वो उसके बीच में जो स्पेस रहता है उस पे रखा रहता है, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट किया जाता है। जो एटम जैसे वो एग है ना, जैसे हम ये कैरेट वाला एग नहीं आता है, मतलब पूरा एक जानते हो ना, एक कैरेट रहता है उसके अंडे के ऊपर अंडे के ऊपर अंडे के ऊपर होल्स होते हैं, उसमें एग्स लगे हुए होते हैं। हाँ हाँ देखो वो जो अरेंजमेंट होगा ना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो अंडे का अरेंजमेंट है रेगुलर, ठीक है। और वो 3D होता है या 2D होता है। 3D फिगर है ऑब्वियसली, 3D। जो कुछ भी तुम देख रहे हो अपने आसपास वो सब क्या है, 3D फिगर है, 3 डायमेंशन है ना। यस, तो रेगुलर अरेंजमेंट जो होगा 3D, मतलब पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट जो होगा 3D स्पेस में, उसे बोलेंगे लैटिस। क्या बोलेंगे, लैटिस। तो लैटिस क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का इन 3D स्पेस। देखो यहाँ पे तुम्हारा इधर देखिए, ये समझो पहला अंडा, दूसरा अंडा, तीसरा अंडा, ये या बॉल जो भी है, इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं। देखो एक गोला, फिर एक गोला, फिर एक गोला, फिर एक, फिर एक, फिर एक, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है ना। यस सारे गोले मिलके क्या फॉर्म किए, सारे गोले मिलके क्या फॉर्म किए, लैटिस का फॉर्मेशन किया। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, नहीं हो रही है। नो सर, सही आ रही है। क्या, अरे कितने बच्चों को, किसी एक बच्चा को सही आ रहा है, कोई एक बच्चा जिसको नहीं कट किया। यस सर आ रही है। यस सर ठीक आ रही है। ठीक है इधर से, ठीक है इसका मतलब ठीक है। इधर से अगर किसी एक बच्चे को भी वॉइस सही आ रही है तो ठीक है। हाँ तो लैटिस समझ में आया, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, जो पार्टिकल होगा उनका रेगुलर अरेंजमेंट होगा और वो क्या करेंगे, एक 3D फिगर का फॉर्मेशन करेंगे। वो जो 3D फिगर होगा उसे हम बोल देंगे लैटिस। तो लैटिस स्पेस लैटिस क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। इसका रेगुलर अरेंजमेंट है लैटिस पॉइंट का, यानी कि एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स शोइंग पार्टिकल आर अरेंज्ड इन डिफरेंट साइड इन 3D व्यू। रेगुलर देखो रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा एटम का, पार्टिकल का, और वो एक फिगर का फॉर्मेशन करेगा, उस फिगर को तुम लैटिस बोल देना। कोई दिक्कत, नो सर, नहीं दिक्कत। नो सर। और वो जो पॉइंट होगा ना जहां पे वो टच कर रहे हैं, जो उनका पॉइंट लैटिस, उसे बोलेंगे लैटिस पॉइंट। अरे देखो यहाँ पे एक्चुअली जो देखो ये गोला जानते हो क्या है, उसका न्यूक्लियस होगा। जैसे मान लो पहला एटम, दूसरा एटम, इसका न्यूक्लियस सेंटर में,
हाँ सेंटर में। तो ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं। फिर मान लो एक ऊपर से ऐसे गोला है और एक नीचे गोला है, यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट होगा, ये सबको तुम जोड़ोगे तो देखो एक तुमको स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। Yes, sir. तो वो जो पॉइंट है ना, वो सारे पॉइंट है, उन पॉइंट को क्या बोलोगे, लैटिस पॉइंट बोलोगे। लैटिस पॉइंट क्या होगा, देखो एक्चुअली जो होता है एटम होता है स्फीयर के शेप का होता है कि Yes, sir. एटम स्फीयर स्फेरिकल शेप होता है ना, जैसे ये एटम है स्फीयर, और बहुत सारे स्फीयर ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं और वो लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन तुम खुद सोचो ना, एग्जामिनेशन में ये इतने सारे गोला बनाना तुम्हारे लिए दिक्कत होगा, टफ नहीं होगा भाई, बार बार गोला बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए हम उन गोलास को बार बार ना बनाए, इसलिए हम लैटिस के लिए एक लैटिस पॉइंट हमने डिसाइड किया, वो होगा इसका सेंटर। और वो लोग अगर मिलेंगे ना, जैसे मान लो अब ये गोला हम नहीं बनाएंगे, केवल उसके सेंटर को कर देंगे, मार्क कर देंगे, जितने भी उसके सेंटर है सबको मार्क कर देंगे, और यहाँ से तुम्हारा एक मिलाओगे तो एक नया फिगर जनरेट हो जाएगा। और जो उसका पॉइंट था, जो जो उसके पॉइंट थे वो सब क्या कहलाएंगे, उसके लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब बताओ ये रही लैटिस की थोड़ी बहुत कहानी। अब ये लैटिस में तो बहुत सारे यूनिट सेल हो सकते हैं, मतलब एक लैटिस बहुत सारे यूनिट सेल से मिलके बना रहेगा। तो जो Yes, जो सबसे छोटा होगा ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसे क्या बोलोगे, उसे बोलेंगे हम यूनिट सेल। ठीक है भाई, देखो यूनिट सेल जो होगा, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिशन। जैसे अगर मान लो तुम घर बना रहे हो, दीवार तुम बनाते हो भाई, जो घर का जो वॉल होता है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन मैंने शो ही नहीं किया है, ये वाली मैं मूव करूंगा तब ना। सर सही है, ब्लैक दिख रहा था। अरे ये ऐसे था ना, तो इसलिए ब्लैक दिख रहा होगा। देखो अब तुम्हारा जैसे ये तुम्हारा एक वॉल है, इसमें बहुत सारे ईंट होते हैं कि नहीं, यस सर। सारे ईंट आइडेंटिकल होते हैं, सभी ईंट आइडेंटिकल होते हैं ना। yes, sir. होते हैं। यस सर होते हैं। तो वो जो ईंट आइडेंटिकल जो तुम बोल रहे हो वो क्या है, वो देखो ये सारे ईंट मिलके एक वॉल बना, और वॉल को हमने बोला लैटिस। तो उसके जो एक एक ईंट होगा ना, उसको बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होगा, वो हर एक ईंट यूनिट सेल कहलाएगा। मतलब एक जो तुम्हारा फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है जिसको हम लैटिस बोल रहे हैं, वो बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। एक जो 3D फिगर जो जिसको हम क्या बोले लैटिस, वो कितने सारे यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे। तो यूनिट सेल क्या हो जाएगा, जो स्मॉलेस्ट 3D यूनिट है जो कि फॉर्म हुआ है, जो कि मतलब जो कि मिलेगा तो क्या बनेगा, लैटिस का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे यूनिट सेल मिलेंगे तो क्या इसका फॉर्मेशन हो जाएगा भैया, लैटिस का फॉर्मेशन। लैटिस। बहुत सारे, लैटिस का। आसान है ना ये। Yes, sir. यूनिट सेल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सर आप बोलो। उसमें जो एक डब्बा बना है उसको यूनिट सेल बोलते हैं, फिर ग्रुप को पूरे? हर एक ईंट को यूनिट सेल बोलेंगे। एक जो वाल है उसमें जितने सारे बहुत सारी ईंट मिलके एक घर बनता है, तो वो हर ईंट कहलाएगा उसका यूनिट सेल। हर एक ईंट, हर एक Yes, sir. जो मॉलिक्यूल होता है ना, तुम अगर पढ़े होगे एक मोल में कितने मॉलिक्यूल मतलब होते हैं, एटम वगैरह पढ़े हुए, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर या। हाँ तो एक्चुअली जो होता है ना, और ये 3D स्ट्रक्चर है, तो क्या एक यूनिट सेल से मिलके नहीं बनेगा, ये बहुत सारे यूनिट सेल के से मिलके बने होंगे। और हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसके यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हर एक ईंट के बारे, मतलब एक ईंट के बारे में पढ़ेंगे, पूरा लैटिस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एक ईंट के बारे में। स्पेशली हमारा टारगेट रहेगा एक ईंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक यस सर। चलो देखो यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल इज द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, मतलब वो सबसे छोटा पोर्शन जो कि रिपीट कर रहा है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन विच शोज द कंप्लीट ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अरे सबसे छोटा रिपीटिंग पोर्शन है जो कि, और वही लाइक ब्रिक दे दिया है। तो बस यूनिट सेल को समझना, एक वाल का ब्रिक, उसे यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, ये यूनिट सेल क्या होता है, ये जो यूनिट सेल होता है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ऑफ द होल क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पोर्शन है।
Yes, sir. और इसके देखो यूनिट सेल क्या होंगे, उसके कुछ एज होंगे, कुछ एज लेंथ होंगे ना। और जैसे मान लो जैसे एक यूनिट सेल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो तुमको आना चाहिए क्यूब बनाने, ऐसे बनाते हैं क्यूब। पहले एक स्क्वायर लो, फिर दूसरा स्क्वायर लो। सर आता है। आता है ना, जिसको नहीं आता उसको दिखाते हैं ऐसे। यस सर आता है। अब बताओ ये क्या बना, ये क्यूब बना, तो इसका कुछ एज होगा कि नहीं, मतलब इसका कोई साइड Yes, होगा, sir. ए होगा, कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा, कुछ हाइट भी होगा। एबीसी नहीं बोल सकते, एबीसी। Yes, sir. हाँ तो ये बोल सकते हैं, क्या हो गया। तो देखिए ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एज लेंथ ए बी सी अलोंग द 3 एक्सिस ऑफ द यूनिट सेल। और इसका कुछ एंगल होगा, देखो इसके बीच में एंगल है, हो रहा है कि नहीं, देखो ये नीचे वाला एंगल, Yes, sir. फिर ये ऊपर वाला ऐसे एंगल, अरे देखो ना ऐसे है ना, जैसे मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात की है, देखो ऐसे 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 हो गया। अरे ऐसे है तो बताओ इसका, अगर इसका नाम अगर किया जाए, इसका नाम अगर हम ए रख दे, ए रख दे, तो इसके सामने वाला एंगल को हम क्या बोल देंगे, अल्फा। इसका नाम अगर बी रख दिया जाए तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। और इसका नाम सी रख देंगे तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, गामा। गामा। बीटा गामा, याद रखना, ए के सामने वाले एंगल को अल्फा कहेंगे, बी के सामने वाले एंगल को बीटा कहेंगे, और सी के सामने वाले को गामा कहेंगे। तो गामा। एक यूनिट सेल जो कि ब्रिक से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है, उसका क्या होगा, उसके पास साइड भी होगा एबीसी, और उसके पास एंगल भी होगा, एंगल भी होगा ना। Yes, sir. यस और सर। यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे ये क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब पे हम थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। देखो यहाँ पे दिखा भी दिया क्या है ना, देखो ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा, Beta. और सी के सामने वाला एंगल गामा। गामा। क्या है ये, यह एक यूनिट सेल है। क्या भैया, यूनिट सेल। तुम सोचोगे सर Yes. लैटिस क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे, ये छोटा सा, या एक जो तुम्हारा लैटिस है उसका एक सबसे छोटा पार्ट निकाला गया। अगर ये बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिट सेल ऐसे ऐसे ज्वाइन होते जाएंगे ना, तब जाके लैटिस का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे यूनिट, जैसे देखो यहाँ पे जुड़ रहा है, देख रहे हो, दिखा रहा है, पहला एक डब्बा जुड़ा, फिर इससे एक और डब्बा जुड़ा हुआ है, इससे ऊपर एक और डब्बा, फिर एक और डब्बा, देखो बहुत सारे डब्बे जुड़ते जा रहे हैं ना। Yes. यस सर। बहुत सारे यूनिट सेल मिलेंगे तब जाके लैटिस का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे यूनिट सेल मिलेगा तब जाके क्या फॉर्मेशन होगा, लैटिस। Lattice का. ओके, और यूनिट सेल क्या होता है, वो छोटा से छोटा, सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। अब आप अपने जो लाइटर लाए हो, क्या लाए हो, लाइटर, मैचस्टिक, ठीक है, जो मैचस्टिक लाए हो उसमें देखना, या जैसे आपको दिख रहा होगा एक क्यूब है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि क्यूब, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, Sir, 8. 8। सर 8 होते हैं। देखो तुम काउंट करो, अपने अपने मैच स्टिक में काउंट करो, एक ये हो जाएगा, एक ये पार्ट हो गया पहला, फिर दूसरा दिख रहा है, फिर इधर होगा तीसरा, फिर नीचे होगा चौथा, एक साइड में 4 होगा, फिर इधर भी 4 होगा, 4 4 6, कितना हो गया, 4 और 4 8, ठीक है। यस सर। अरे देखो, अरे कॉर्नर कह रहा है ना, कॉर्नर मतलब समझे, Sir. ये वाला, ये जो कॉर्नर नहीं होता है, अरे घर का जो होता है वो कॉर्नर, कोना. हाँ कोना, यस कोना, ये एक कोना है, एक ये 2 कोना है, एक 3 कोना, 4 कोना, 4 कोना हो गया, और फिर एक 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर की संख्या क्या हो जाएगी, 8 नहीं हो जाएगी। Yes, sir. घर में देखना कॉर्नर की संख्या क्या होगी, 8 होगी, कोना, ठीक है। और अगर फेस की बात करोगे तो फेस कितना होगा, अरे ना. 6 फेस होगा। अरे मैच स्टिक लेके बैठा करो, मैच स्टिक लेके बैठा करो, फेस की मतलब समझे, सर एड्स लगाता है। नहीं एज नहीं, मैं फेस की बात कर रहा हूँ, फेस इसको फेस कहते हैं ना, ये फेस हो गया, फिर ये फेस हो गया, देखो ये फेस, फिर 6 होंगे ऊपर वाला, हाँ 6 फेस होगा, टोटल 6 फेस होगा। और तुम घर में भी देख सकते हो ना, घर के चारों वाल क्या है, एक फेस हो गया, और एक तुम्हारा रूफ, ये टॉप होता है, एक बटन होता है, अरे 6 होता है ना, एक जैसे एक तुम्हारा रूम है, यस सर। आपका रूम 4 क्यूब, आमने सामने और एक ऊपर 4 नीचे आमने 2। सामने और
एक छत हो गया और एक नीचे हो गया, फर्श हो गया। यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे क्यूब में? 6 होते हैं। नंबर ऑफ एज, एज कितना होगा? तो एज 12 होगा। एज मतलब समझे वही, ये कॉर्नर, कॉर्नर वाला जो ये लाइन है ना, इसको एज बोलेंगे। ये पहला एज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। फिर सिमिलरली इस साइड भी 4 होगा, 4 4 8, और फिर इधर तुम्हारा क्या होगा? अरे 4 4 8 काउंट करो तो भाई कितना हो रहा है? 12। फिर ये इस साइड भी होगा 1 और 1 2, 10, और फिर इस साइड 2 होगा 1 और 1 2। अरे 12 हो रहा है, काउंट किया आपने? यस सर है। अपने मैच, यस सर सर। 12 हो रहा है। हाँ मैच स्टिक में काउंट कर लो, आसानी से काउंट हो जाएगा, या जो भी आपने क्यूब रखा है। तो नंबर सर ऑफ, तो रूम में लिख रहे हैं। नंबर ऑफ एज क्या होगा? 12। और देखो बॉडी सेंटर ये हम आते हैं। बॉडी सेंटर क्या होता है ना, एक्चुअली देखो ये जो तुम्हारा क्यूब है, मैच स्टिक के अंदर अगर मान लो उसका ढक्कन खोल के और उसके अंदर तुम कोई एक सामान रख दो, उसके अंदर कुछ रख दोगे तो उसको बोलोगे बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे। जैसे ये तुम्हारा मैच स्टिक था, यस सर, सेंटर तो एक ही होगा। हाँ सेंटर एक होगा, मतलब पूरे बॉडी के सेंटर पॉइंट, मतलब यहाँ पे कुछ रख दिए तो वो क्या कहलाएगा? उसका, वो कहलाएगा उसका बॉडी सेंटर। क्या कहलाएगा? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर हमेशा एक ही होगा। क्या होगा? बॉडी सेंटर हमेशा एक होगा। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, अब बताओ बॉडी सेंटर एक है, डायगोनल देखो घर में 4 कौन, मतलब क्या होंगे, कितने डायगोनल हो सकते हैं? अरे एक सर 4 हो सकते हैं, 4 कोनों से आएंगे ना। रूम है, हाँ चारों साइड से एक रूम में 4 डायगोनल हो सकते हैं। यस। अरे एक तुम, जैसे ये तुम्हारा घर है भैया, तो देखो इसी में देखो, रेड कलर से दिखा देते हैं। एक यहाँ से तुम लेके आओगे इस कॉर्नर पे, एक लकड़ी रख रहे हो, पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पहुंचेगा, ठीक है। तीसरा डायगोनल इस कॉर्नर से, तीसरा मैं कौन कलर से दिखा दूं? येलो नहीं, येलो सर इसके सामने वाले पे। देखो ये कलर से यहाँ पे, थर्ड हो गया। और फोर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ, 4 हो जाएगा ना। अरे एक रूम में तुम 4 डायगोनल होते हैं, तो 4 डायगोनल होते हैं, तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल क्या होंगे? 4। क्या होंगे? 4, ठीक है। और नंबर ऑफ फेस डायगोनल क्या होगा? फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक फेस पे 4 डायगोनल है। अगर तुम बात करोगे तो इस फेस पे 1 डायगोनल, और इस फेस पे नहीं, फेस पे 2 डायगोनल। अरे हर फेस पे 2 डायगोनल होगा। हर, जैसे देखो तुम्हारा रूम है, रूम का जो देखो, रूम में कितने स्क्वायर से मिलके रूम बना है? अरे एक रूम कितने स्क्वायर से मिलके बना है? रूम 6 स्क्वायर से मिलके 6। अरे वही 6 को हम फेस बोल रहे थे ना, उसी 6 को फेस बोल रहे थे। और हर फेस में 2 डायगोनल होगा। देखो हर स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं? हर एक स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं। चूंकि फेस की संख्या 6 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल की संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। सारे पॉइंट समझ में आए? मैच स्टिक लेके बैठोगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। अगर हाँ, ये अगर तुम सर ये चीज पढ़ रखी है मैथ्स में। पैर पढ़ रखी है, यस सर। फिर तो तुमको मैं फालतू का इतना ये बता रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। यस सर, ये तो बच्चों को सिखाते हैं। चलो ठीक है, ये तो सर ठीक है, 8 7 8 मार्क्स। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे तुम काउंट भी कर सकते हो। क्या काउंट करना है? अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे काउंट करना है नंबर ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर देखो, कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हुए। हाँ भाई 8 कॉर्नर हुए। नंबर ऑफ फेस, फेस कितने होंगे? 6। देखो 6 फेस है, पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा, चौथा, और ये एक बाहर दीवार है और एक अंदर है, एक अंदर और एक बाहर वाला, तो 6 फेस हो गया। हाँ भाई 6 फेस हो गया। यस सर। एज की बात करें तो एज 12 होगा। देखना, एक एज, 2, क्या एज है ना? यस एज है 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एज क्या हो गया भैया? 12, ठीक है। और एज मतलब होता है वो साइड वाला पार्ट, ये चार्जर का ये साइड वाला, ये वाला पार्ट, इसको एज बोलेंगे, इसको एज बोलेंगे। तो एज क्या हो गया? 12। डायगोनल हमने काउंट कर ही लिया 4। देखो कैसे हो जाएगा इसमें, अगर तुम देखोगे 4 डायगोनल कैसे होगा? एक यहाँ से लेके लास्ट वाले में जाएगा, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तीसरा क्या होगा? तीसरा इसको
इससे ज्वाइन कर दो और चौथा क्या हो जाएगा, इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो 4 डायगोनल, और हर फेस में 2 डायगोनल होते हैं, हर स्क्वायर के फेस में 2 डायगोनल होंगे, 1 1 2। कितने स्क्वायर है के फेस है, तो फेस आपके 6 थे, 12 हो जाएंगे। फेस डायगोनल कितने होंगे, 12। ठीक है भाई, ये बहुत इजी था। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 जल्दी। चलो यहाँ पे देखो, अब जो फेस होता है ना, उसके जो सेंटर होगा ना, उसको फेस सेंटर बोलेंगे। मतलब पूरा क्यूब का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। क्यूब के जो सेंटर होगा ना उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। मतलब जैसे तुम मैच स्टिक के अंदर कुछ रखे हो ना, वो उसका कहलाएगा बॉडी सेंटर। लेकिन मैच स्टिक के ऊपर, जैसे ये तुम्हारा चार्जर है, इसके ऊपर तुम यहाँ पे कुछ बीच में, इसके ऊपर, अरे सानिया अपने हैंड टच क्यों करती है, देख इसके ऊपर बीच में अगर कुछ ऐसा यहाँ पे मार्क करोगे ना, तो फेस के ऊपर मार्क करो, यानी कि ये क्या कहलाएगा, फेस सेंटर। क्या कहलाएगा भाई, फेस सेंटर। फेस सेंटर क्या होगा, वो फेस के ऊपर तुम कुछ मार्क कर लो। जैसे तुम्हारे फेस के ऊपर कुछ, हमें यहाँ पे ऐसे कुछ मार्क कर दे, तो क्या कहलाएगा, तो सर वो सेंटर पे मार्क होना चाहिए ना, मतलब सेंटर मतलब क्या होता है भैया, सेंटर मतलब सेंटर। सर आपने बोला बस फेस पे मार्क होना चाहिए, फेस तो के सेंटर पे मार्क, ये फेस के सेंटर आपका नोज है ना, तो देखो ये फेस के सेंटर पे जो मार्क होगा वो क्या होगा, फेस सेंटर। तो बता, जितना फेस होगा उतना ही फेस सेंटर होगा कि नहीं, ये सर जी 6 सर। हो जाएगा ना सर, है ना। हाँ 6 हो जाएगा। हाँ 6 फेस सेंटर होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर 1 होगा, फेस सेंटर 6 होगा। कॉर्नर कितने होंगे, कॉर्नर 8 होंगे, याद रखना। देखो तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो, फेस सेंटर के साथ में 6 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 6 फेस होंगे, तो 6 फेस सेंटर होगा। कॉर्नर 8 होता है तो 8 कॉर्नर होगा। फेस की संख्या क्या होगा, 6 होगा। हाँ भाई, फेस डायगोनल अभी हमने पढ़ा था 12, फेस का डायगोनल कितना था, 12। हर फेस पे 2 डायगोनल, 6 फेस था तो 2 6 दूना 12 डायगोनल। बॉडी डायगोनल अभी हमने देखा था 4। एज कितना होगा, 12। एज हमने काउंट किया था 12। ठीक है, और ये एंगल हमने देख ही लिया था, एंगल के बारे में हमने पहले ही देख लिया था। अरे यहाँ पे किसी कोई दिक्कत, नो सर। मैच स्टिक लेके बैठा करो, मैच स्टिक का जो बॉक्स है, ठीक है, डब्बा, सर मैं तो लूडो की डाइस लेके हाँ बैठी हूँ। उससे किसी भी चीज लेके बैठो, मतलब क्यूब लेके बैठो। ठीक है, एक कोई भी क्यूब लेके बैठो तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखना, एक कॉर्नर ऑफ ए क्यूब इज कॉमन इन 8 क्यूब, so 1/8 part of an atom is present at this corner of the cube। इसको समझना क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉर्नर है, इधर देखिएगा, ये कॉर्नर है। अब ये कॉर्नर कितने कितने से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर, मतलब मान लीजिए ये कॉर्नर है 4 से सर, 4 से, तो अभी आपको दिख रहा है, और 4 इसके आगे भी आ सकता है कि नहीं, मतलब 5 है सर। नहीं 4 क्यूब है। देखो ये जो कॉर्नर है इसके, मतलब ये देखो, ये एक क्यूब है, ये क्यूब है, उसका ये कॉर्नर है। अब ये कॉर्नर देखो पड़ोसी वाले क्यूब से भी जुड़ा हुआ है कि नहीं, यस सर, यस और ये कॉर्नर नीचे वाले क्यूब से भी जुड़ा हुआ है कि नहीं, यस सर, और ये कॉर्नर इस वाले क्यूब से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि 4, ऊपर वाले से भी। हाँ 4 क्यूब से अभी आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन चूंकि ये लैटिस है तो इसके आगे भी कुछ क्यूब होगा, उसके पीछे भी क्यूब होगा। तो बताओ इसके आगे वाला जो क्यूब होगा उससे भी ये कॉर्नर जुड़ा हुआ है कि नहीं, सिमिलरली वैसे, सिमिलरली ऐसे। तो मतलब एक कॉर्नर कितने कितने से जुड़ा हुआ, मतलब एक कॉर्नर है वो 8 लोगों के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं, यस 8 सर, क्यूब के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो अगर बोलो एक कॉर्नर पे एक एटम था तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा कि नहीं, 1/8 होगा कि नहीं, क्योंकि देखो एक कॉर्नर 8 क्यूब के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। एक जो कॉर्नर है ना, जैसे देखो बहुत सारे क्यूब को तुम साथ रखो, क्यूब 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 क्यूब, बहुत सारे क्यूब को एक लाइन में रखो, तो जो कॉर्नर होगा ना, एक कॉर्नर वो हमेशा 8 क्यूब से टच करेगा, हमेशा 8 क्यूब से टच करेगा कि नहीं। तो चूंकि कॉर्नर 8 क्यूब से टच कर रहा है ना, तो उसका एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, 1/8। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 ऑफ एन एटम। 8 होगा। ठीक है, अच्छा
ये बताओ एक फेस कितने से कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? फेस की बात करें तो सर एक सर 2 से फेस तो 2 से ही करेगा, बात तो सही है। तो देखो ए फेस ऑफ ए क्यूब इज कॉमन इन 2 क्यूब। एक फेस सिर्फ एक फेस के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। कॉर्नर तो 8 के साथ होगा। जैसे देखो ये तुम्हारा अडेप्टेड है, इसके सामने मैं अपना फोन रखूं, देखो ये फोन बस ऐसे ही होगा ना, मतलब एक फेस दूसरे फेस से ऐसे बस जुड़ेगा। तो एक फेस कितने के साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है? बस 2। ठीक है, तो फेस ऑफ ए क्यूब इज कॉमन इन 2 क्यूब, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1/2 पार्ट ऑफ एटम होगा। क्यों? अरे फेस मतलब आप समझ रहे हो, फेस सेंटर पे जो एटम है, फेस सेंटर पे जो एटम है, जैसे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कोई है क्यूब, इधर समझिएगा। अगर मान लो ये तुम्हारा क्यूब है, अब इसके फेस पे मान लो हम एक यहाँ पे इस फेस पे हमें एक एटम रखे फेस के सेंटर पे, इसके बगल में भी कोई क्यूब होगा और वो फेस केवल अपने बगल वाले, मतलब ये जो सेंटर होगा केवल अपने बगल वाले पे ही कंट्रीब्यूट कर रहा होती नहीं। क्या करो, अपने जो तुम मैच बॉक्स रखे हो या डाइस रखे हो, उसके जैसे तुम्हारा मान लो डाइस, हाँ ये इसी का ना डाइस रखा है ना, डाइस पे यहाँ पे मान लो 1 नंबर लिखा होगा, 1 लिखा होगा। अगर हम इसको ढकना चाहें तो बस एक क्यूब लाएंगे तो वो 1 ढक जाएगा। क्यों? यस सर। तो वो 1 कितने के साथ कंट्रीब्यूट करेगा? बस 2 के साथ करेगा, बस 2 के साथ। तो फेस 2 के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम क्या कर लेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन क्या कर लेगा? 1/2। क्या कर लेगा? 1/2। ठीक है, फेस का क्या कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 1/2। तुषार समझ में आ रहा है? तुषार, ममता, स्नेहा, कृष्णा। सर ये रिएक्शंस ना बंद कर दो, बच्चे ने इतनी सारी डाल रहे कि आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही। रिएक्शन? अरे तो रिएक्शन तो अभी डाल Yes, रहे हैं ना, बोला अभी मत डालो भाई रिएक्शन। ठीक है, चल अब मत डालो। सर अब तो और ज्यादा आ रही है। यही होता है ना, जब तुम बोल दोगे ना तो फिर ये और ज्यादा करेंगे। फिर इनका यही होता है कि इनको सर बच्चे भड़क जाते हैं। रख जाते हैं। सर एक एक बच्चा 100 बार कर रहा है। अरे एक बच्चा एक मत करो, ठीक है। चलो इधर मेरी वाली स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा कुछ भी। चलो इधर देखते हैं। अच्छी बात है ना, यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन है। जैसे रोशन लाल ने ताली भी, अरे खुद बोले रिएक्शन मत भेजो और खुद भेज रही है। सर ताली तो बजानी पड़ेगी, इतना टैलेंट है बच्चों में परेशान करने का। अच्छा अच्छा, इसमें ताली बजा रहे हो? चलो। गुड है सिका। अरे चलो ये देखो, एन एज ऑफ ए क्यूब इज कॉमन इन 4 क्यूब। देखो ध्यान देना भाई, ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इमेजिनेशन खोजता है। एन एज ऑफ ए क्यूब इज कॉमन इन 4 क्यूब, मतलब एक एज होगा ना वो 4 क्यूब के साथ कॉमन होगा। कैसे 4 क्यूब के साथ कॉमन होगा? देखो एक एज 4 क्यूब के साथ कैसे कॉमन है, इधर देखो। यहाँ पे एक एज है, अब बताओ इसके बगल में एक क्यूब रखोगे तो उसका भी एज यही कहलाएगा, और इसके आगे 2 क्यूब रखोगे उसका भी एज यही होगा कि नहीं? यस सर। तो 4 के साथ कॉमन हुआ कि नहीं ये केस? तो सर ये 1/4 वाला आइटम होगा। हाँ, तो यानी कि एक एटम एज के सेंटर पे जो एटम होगा, यहाँ पे मान लीजिए इसके कोई एटम है, वो कितने में कंट्रीब्यूट करेगा? बस 4। 1/4। हाँ, तो 4 में कंट्रीब्यूट करेगा, तो यानी कि एक एटम 4 में कर रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या करेगा? 1/4। क्या करेगा? 1/4। 1/4। यस। एज क्यों हुआ 1/4? क्योंकि एक जैसे तुम्हारा एज मतलब ये होगा ये पार्ट, यहाँ पे एक चार्जर रखोगे, फिर एक पीछे, फिर इधर, तो वो हमेशा एक एज 4 के साथ जुड़ा होगा, एक एज 4 के साथ जुड़ा होगा, तो 1/4 हो गया। और ए क्यूब सेंटर इज नॉट कॉमन इन एनी अदर। देखो बॉडी सेंटर में जो होगा वो तो किसी के साथ नहीं होगा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो मैच बॉक्स के अंदर है। यस और डब्बा के अंदर है तो किसी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 100%, यानी कि उसमें 1/1 ही करेंगे, मतलब कोई डिवाइड नहीं करना। उसका क्या होगा? एक क्यूब जो सेंटर होगा बस 1 होगा, 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 कंप्लीट। तो देखो यहाँ पे अभी आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर एटम कॉर्नर पे रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या लेते हैं? 1/8। ये तुम नोट कर लेना भैया, डायरी में एक नोट कर लेना कि कॉर्नर पे रहेगा ना कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर पे रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन लेते हैं 1/8। ये याद रखना चाहिए, ये चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक चल रहा है, पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमेगा। कॉर्नर पे रहेगा एटम, उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। क्यों? क्योंकि वो 8 क्यूब के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। यदि फेस पे रहेगा
एक फेस दूसरे फेस पे ही तुम, एक फेस बस दूसरे फेस से ढक जाएगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/2। 1 अगर by 2 एज पे रहेगा तो 1/4, और अगर सेंटर पे रहेगा तो 1, सेंटर पे रहेगा तो 1। ये भूलना मत, ये बिल्कुल मत भूलना। कॉर्नर का क्या बोले, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन होता है, समझ में आया हो तब भी टिक, नहीं आया हो तब भी सिर्फ रिजल्ट याद होना चाहिए। कॉर्नर कॉर्नर का 1 by 8 1/8। by 8 फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1 1/2। by 2 1 by 2 एज का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1 by 5 1 1 by by 4 4 1 by 1 और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1 by 1 1/1, यानी कि 1 लिखो, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1। तो ये अपने डायरी वायरी में कहीं भी नोट कर लेना, सर लिख लिया। ये नोटेड है। लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, अब इसका जो है ना, एक्चुअली देखो ये क्या हो रहा है ना, ये बताया जा रहा है कि सारे एटम का अरेंजमेंट, एटम किस तरह से अरेंज है। ठीक है, अब उस एटम के अरेंजमेंट का ना हम लेंथ वगैरह भी निकालेंगे, क्या क्या लेंथ है इसको रुक जाओ, थोड़ा देर बाद में निकालते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहीं पे निकालते हैं, तो यहीं पे दो, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। और समझ में आया ये अरेंजमेंट के बारे में। यस सर। देखो 4 तरह के क्यूब है आपके, ठीक है, 4 तरह के क्यूब आपको पढ़ने हैं। एक होता है मतलब एज सेंटर, कॉर्नर वाला समझ में आया ना, एक कॉर्नर कितना होता है 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, फेस का 1/2, एज का 1/4 और बॉडी सेंटर का 1 by 4 बॉडी सेंटर का 1 होता है। 1। चलो अब यहाँ पे ना ये एक्चुअली समझ ही गए। अब हम जो बात कर रहे हैं ना, हम कॉर्नर वाले को लेके चल रहे हैं। पहले कॉर्नर मतलब क्या होगा, यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे एटम होगा, यहाँ एटम होगा, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ। ठीक है, ये कॉर्नर है। अब ये कॉर्नर है तो अगर मान लो इसका इसका डिस्टेंस अगर लेंथ, क्योंकि क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब ए होगा कि नहीं। यस सर। अरे क्यूब है तो सब लेंथ ब्रेथ हाइट सब ए होगा, ये ए सब ए है। अब देखो ये ए है, अगर मान लीजिए फेस सेंटर पे कोई एटम हो, पहला जो आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फेस डायगोनल एंड क्यूब डायगोनल। फेस डायगोनल मतलब समझे कि एक फेस का डायगोनल निकाला, जैसे आपके रूम में घर में 6 वाल है ना, अरे आपके रूम में 6 दीवार है कि नहीं। यस सर है। एक रूम, हाँ 6 है। यस सर। तो हर 6 वाल का पे क्या होगा, हर 6 वाल पे मतलब एक वाल पे 2 डायगोनल, तो हर 6 वाल पे 12 डायगोनल। तो उस डायगोनल का लेंथ अगर पूछे कोई, उस डायगोनल का कोई लेंथ पूछे कि बताओ भाई हर एक वाल पे, ये मान लीजिए ये आपका वाल है, इस पे जो हम डायगोनल खींच रहे हैं इसका लेंथ बता दो। तो कैसे बताएंगे, क्योंकि वाल चूंकि क्यूब है, तो देखो क्यूब का प्रॉपर्टी क्या होता है, क्यूब का सारे लेंथ सेम होते हैं, यानी कि सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होगा, जो लेंथ होगा वही ब्रेथ होगा, वही हाइट होगा, और सबका वैल्यू ए होगा। और एंगल जो होगा, जो अल्फा का होगा वही बीटा का होगा, जो वही गामा का होगा, यानी सबका एंगल 90 होगा। अरे तुम्हारे जो रूम में जो तुम्हारा घर है यस सर। उसमें सभी एंगल क्या होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री पे है कि नहीं। तो Yes, डायमंड sir. में भी सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। एक मैच स्टिक रखे हो, डब्बा रखे हो, ठीक है, उसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री। तो वो मैच स्टिक का जो तुम्हारा डब्बा है उसमें अगर कोई पूछे कि बताओ भाई कि फेस डायगोनल का लेंथ बता दो, ये तुम्हारा एक मैच स्टिक का मैं एक पार्ट ले रहा हूँ, ये पार्ट रहा, ऐसे ऐसे कितने फेस है, 6 फेस है ना, 6 फेस है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि बताओ इसका डायगोनल, तो डायगोनल यही होगा कि नहीं। यस सर। और ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये क्यूब है तो ये ए होगा। अब डायगोनल अगर कोई क्यूब से पूछे तो पाइथागोरस नहीं लगा दोगे। यस सर। डायगोनल क्या होगा, रूट अंडर, अगर मान लीजिए ये ए है तो डायगोनल क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाहर निकलेगा रूट सर। रूट 2a हो जाएगी नहीं। जी सर। यस सर। डायगोनल का वैल्यू क्या हुआ, रूट 2a हुआ कि नहीं। यस सर। तो यही देखो लिखा हुआ है, फेस डायगोनल का वैल्यू क्या होगा, रूट 2a। और ये भी आपको अपने डायरी में नोट करना है,
फेस डायगोनल क्यूब का फेस डायगोनल का वैल्यू आता है, लेकिन ये वैल्यू आपको नोट करना है, ठीक है, आता है, बहुत बढ़िया, नोट कर लेना। फेस डायगोनल का वैल्यू क्या होगा, √2a, अभी आ रहा है ना, थोड़ी देर बाद नहीं आएगा। उसके बाद आता है क्यूब डायगोनल। क्यूब डायगोनल क्या होता है, वो √3a होता है। अब ये क्यूब डायगोनल क्या हुआ, तो देखो ये तुम्हारा जैसे घर है, तो घर में तुम्हारा जो तुम्हारा रूम है उसमें सबसे बड़ा लकड़ी का टुकड़ा कब रखोगे, कितने, मतलब डायगोनल क्या होता है, वो मैक्सिमम लेंथ होता है ना कॉर्नर के बीच में, तो कॉर्नर के बीच में का मैक्सिमम लेंथ तो यही, देखो यहाँ पे ये BD तुम्हारा क्यूब डायगोनल नहीं हो जाएगा, तो ये B से D यस सर, 2 डायगोनल हो जाएगा। क्यूब डायगोनल, यस सर। इसको क्यूब डायगोनल को निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये B और D आपका क्यूब डायगोनल होगा। तो बताओ अभी जस्ट हमने क्या किया, इस A का वैल्यू निकाला था, कितना आया था, इस A का वैल्यू √2a आया था ना, हाँ यस सर। सर। यस सर। और ये तो A है, और इनके बीच का एंगल तो हमेशा 90 ही होगा, क्यों क्यूब है। यस सर। यस तो सर। अगर पाइथागोरस लगाया जाए, क्यूब डायगोनल के लिए पाइथागोरस लगाया जाए, तो क्या होगा, √3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर a इक्वल टू स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर, √2a का स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर नहीं होगा, इट Yes, मींस, sir. यस सर। इट मींस क्या होगा, √3a स्क्वायर हो √3. जाएगा। क्योंकि ये क्या है, पाइथागोरस लगाया हो, तो आपको लास्ट में क्यूब लेना होगा ना, नहीं क्यूब लिया होगा क्या? यस सर। अच्छा हम ये रूट ले लिए ना, रूट तो पहले ही ले लिए, ये यस रूट से सर। बाहर निकलेगा तो क्या होगा, √3, और a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a नहीं हो जाएगा। यस सर। तो फेस डायगोनल √2a है, क्यूब डायगोनल क्या है, √3a है। क्यूब डायगोनल क्या है, √3a है, मतलब इसका वैल्यू क्या है, √3a। तो डायरी में इसको भी नोट करना है, ठीक है। और देखो दोनों में आसान, देखो बहुत कॉमन चीज आ गया, क्या आ गया, फेस डायगोनल √2a और क्यूब डायगोनल √3a। फेस डायगोनल क्या होता है, वो हर एक फेस का डायगोनल निकाला। क्यूब डायगोनल क्या होता है, क्यूब डायगोनल उस पूरे क्यूब का डायगोनल निकाला। क्यूब डायगोनल की संख्या कितनी होती है, 4 होती है ना, यस Yes, सर। sir. और यस सर। फेस डायगोनल कितना होगा, 12। 12, क्योंकि हर फेस में 2 डायगोनल, टोटल फेस कितना 6, तो कितना फेस डायगोनल, 6 दूना 12। क्यूब डायगोनल 12। कितना, हर क्यूब में कितने, मतलब क्यूब डायगोनल का मतलब होता है एक रूम में तुम मैक्सिमम कितने, एक लकड़ी का टुकड़ा अगर रख रहे हो और सबसे बड़ा लकड़ी रख रहे हो, तो कितने रख सर सकते हो, दो ही आएंगे। नहीं 4 रख सकते 4 हो। आएंगे। अरे एक उस कॉर्नर से, अरे तो हमें घर में देख लो, 4 रखाएगा, 4 रखाएगा भाई, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा एज सेंटर हो जाएगा, और समझ लो ये क्या पॉइंट है ना, इसको समझ लेते हैं। देखो ये तो फेस के सेंटर में, तो इसको फेस सेंटर बोलेंगे नहीं, यस सर। ये फेस के सेंटर में है ना, तो वो हो जाएगा फेस सेंटर। और ये किसके सेंटर पे है, ये एज के सेंटर पे है कि नहीं पॉइंट। यस सर। देखो रेड वाला जो पॉइंट है वो हर एक एज का सेंटर है, तो इसे हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे एज सेंटर। क्या बोलेंगे, एज सेंटर। एज सेंटर। और ये जो पॉइंट है वो चूंकि क्या है, फेस के सेंटर पे, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे फेस सेंटर। फेस सेंटर। अब ये बोल रहा है कि फेस सेंटर और एज सेंटर दोनों का वैल्यू बताओ, ठीक है। सर इसे भी पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, बस हो इसको भी जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, ठीक है, इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। सर दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी। हाँ दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी, बहुत बढ़िया। देखो इधर समझना, ये पूरा ए था, यहां से यहाँ की दूरी ए था, और ये चूंकि सेंटर है, उसका सेंटर पॉइंट है, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू a/2 नहीं हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए एक क्यूब है और उसका क्या है वैल्यू, तुम्हारा हर एक एज का वैल्यू क्या है, ए है, तो उसका सेंटर अगर मान लो पॉइंट लोगे तो क्या होगा, उसका हाफ नहीं हो जाएगा, यस सर। ठीक है भाई, हाफ हो जाएगा। तो चलो अब इसका वैल्यू निकालते हैं, इधर देखो, ये क्यूब है, सेंटर कौन था, ये तुम्हारा इसका सेंटर था, और ये इसका सेंटर है। चूंकि ये पूरा लेंथ क्या है, ए था, तो ये क्या हो जाएगा, a/2 होगा कि नहीं, By और 2. ये क्या होगा, a/2 होगा, दोनों a/2 है। और चूंकि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको मिलाओगे तो पाइथागोरस बनेगा, मतलब ये बनेगा। राइट एंगल पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। और क्या होगा, इसका वैल्यू अगर मान लो जो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो AC का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे
तो AC का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर a/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। a/2 का होल स्क्वायर। अब दोनों कॉमन लगोगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो सकता है, रूट अंडर a/2 का होल स्क्वायर यानी कि a/4 a स्क्वायर सर बाई a स्क्वायर बाय 4। होगा। और चूंकि ये सर, 2 है तो 2 नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई हाँ यस सर। सर। हो जाएगा ना, a स्क्वायर बाई। अब ये देखो ये 2 से 4 कटेगा यानी कि 2 हो जाएगा कि नहीं। यस सर। तो यस इसका सर वैल्यू a बाय अंडर रूट 2। सर a बाय अंडर रूट 2। बाई अंडर रूट अंडर 2 यही होगा ना। यस यस सर। सर। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया उसका जो ये तुम्हारा एज सेंटर। उसका लेंथ हो गया, ठीक है। जो तुम्हारा ये एज का सेंटर जो है इसका देखो, इसके डायगोनल का ये लेंथ हो गया, बोलो है कि नहीं। और वैसे Yes, सेंटर का अगर लेंथ निकालोगे तो देखो ये यहां से लेके यहां तक ए था, तो ये हाफ ही तो है। अरे यस सर। फेस सेंटर समझना, नहीं आ रहा है क्या समझ में बाकी बच्चों को। सर आ रहा है। तो ये क्या, ये फेस का सेंटर है, इस फेस का सेंटर है, और ये है इस फेस का सेंटर है। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ की दूरी अभी भी a/2 ही रहेगा, और यहाँ से Yes. लेके ऊपर तक की दूरी अभी भी a/2 ही रहेगा। अगर दोनों को तो सर मिला देंगे, इसको और उसको ये हो जाएगा। मिला देंगे तो ये 90 डिग्री एंगल ही रहेगा। और तुम जब इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए बी और इसको सी रखोगे तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही फिर से वही फॉर्मूला करो, a/2 का होल स्क्वायर a/2 का होल प्लस स्क्वायर a/2 प्लस का a/2 होल का होल स्क्वायर। स्क्वायर। दो बार करोगे तो क्या होगा, दोनों कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सर a a स्क्वायर बाई अपॉन 4 अंडर हो रूट 2 जाएगा। ही आएगा। फिर ये कटेगा और फिर वही आंसर आ जाएगा a/√2। ठीक है। तो जो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा, फेस सेंटर का वैल्यू क्या आया, a/√2। दोनों का वैल्यू सेम आ गया ना, दोनों का वैल्यू सेम आ गया है। हाँ भाई सेम आ गया। तो देखो यही लिखा हुआ है a/√2, और यहाँ पे भी इसका भी वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाले में ऊपर वाला नहीं था क्या? नीचे उसका भी वैल्यू, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है a/√2। दोनों का वैल्यू क्या होगा, a/√2। तो ये नोट कर लेना इसको भी। देखो ये वही देखो यहाँ पे करके दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फेस सेंटर, दो एडजेसेंट फेस सेंटर का दूरी क्या होगा, दो एडजेसेंट फेस सेंटर का दूरी अभी हमने निकाला था ना a/√2, और दो एडजेसेंट एज सेंटर का भी दूरी क्या था, a/√2 था ना। अरे वो ये सेकंड वाला क्या किया, दोनों तरफ मतलब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा ना। यस यस सर। तो क्या हो गया भैया, ए डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फेस सेंटर, दो एडजेसेंट फेस सेंटर के बीच की दूरी क्या होगा, a/√2। a/√2 और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एज सेंटर की भी दूरी क्या होगा, a/√2। √2। ठीक है। यहाँ पे देखो Yes, वैल्यू sir. आपको दिखा हुआ है। वही सब चीज लिखा हुआ, फोटो वैसा का। किसी को कोई दिक्कत, उसका निकाल कंसीडर द ट्रायंगल नहीं सर। AFD की कंसीडर करो। और कह रहा है कि लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, अभी तो हमने निकाला था रूट, अरे फेस डायगोनल √2 a आ रहा था, और क्यूब Yes, sir. डायगोनल a आ रहा था। यस फेस सर। तो उसी को ये लिखा है, Yes, sir. फेस डायगोनल। और ये क्या है, फेस डायगोनल निकाल रहा है, ये क्या है, FD क्या है, FD आपका फेस डायगोनल है। मतलब यहाँ पे क्या निकाल रहा है, फेस डायगोनल। जब फेस डायगोनल निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा, और जब क्या निकालोगे, क्यूब डायगोनल अभी हम निकाले थे ना Cube तो क्यूब डायगोनल निकालोगे तो सेकंड वाला आएगा। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। हाँ तो ये सब आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन का जल्दी आंसर दो, तब तक मैं देख लूं। बड़ा सन्नाटा है यार क्लास में, कौन कौन भाग गया। हाँ सर इसका ऑप्शन 4th है। आज क्लास सर में आंसर तो सर सुन ऑलरेडी रहे हैं। अरे आंसर आंसर दिया हुआ है। हाँ ये मैं सर देख रहा नीचे आंसर दे रखा है। हूं। ममता आप म्यूट हो एकदम, ममता कौशाम्बी, अभय पाठक, क्या हुआ, तुषार, आज सब कुछ ज्यादा सीरियस हो गए यार आज। सुन रहे सर। सर आप इतनी बार बोल ही देते हो ना, इसलिए सब आज शांति हो गए हैं। ज्यादा सन्नाटा लगता है तो लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा।
जो सुन रहे हो कुछ हम भी? ओके, ममता भी कैसे कुछ नहीं बोल रही है? सर ममता गुंजन के मित्र आने हमारे के ना बाद side हो बोलेगी। चुके। अच्छा, गुंजन के आने के बाद? नहीं नहीं, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की देखो कौन सा है भाई? ये ग्लास, ये तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, यस Yes सर। sir. ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा था Yes sir. नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब एमॉर्फस सॉलिड। और ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? हम बोले थे ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला Sir जाएगा। first वाला होगा। एनिसोट्रॉपिक बोले थे ना, एनिसोट्रॉपिक कौन होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन। ये होता लास्ट है। क्लास में। सर ये आइसोट्रोपिक होता है। हाँ, आइसोट्रॉपिक लास्ट क्लास में। अब देखो यहाँ पे जो है यूनिट सेल को हम टाइप्स पढ़ेंगे। देखो हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में? हमने सबसे पहले पढ़ा, हमने पढ़ा कि भैया लैटिस क्या होता है, लैटिस के बारे में पढ़ा। फिर मैंने बोला कि लैटिस जो होता है बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बनता है, और उस यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब भैया जो लैटिस बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बन रहा है, तो वो कैसे होंगे, वो यूनिट सेल कैसे होंगे, ठीक है? मतलब टाइप्स ऑफ Yes, sir. यूनिट सेल के टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो देखो सब पहला आपका दिया हुआ है प्रिमिटिव यूनिट सेल। बहुत आसान है, बहुत आसान। प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम चाहे तो हम बोल सकते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्या बोल सकते हैं? ड्राइंग करके लग रहा है निकल ली है। सर मेरा तो टेनिस बन रहा है, ठीक है? चलो, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलो या फिर क्या बोलो? सिंपल यूनिट सेल। अरे सिंपल यूनिट सेल जानते हो क्या है? यूनिट सेल जिसमें क्या हो, सारे एटम केवल और केवल कॉर्नर पे हो। केवल और केवल कहाँ हो? एटम का अरेंजमेंट कहाँ हो भैया? कॉर्नर। अगर कॉर्नर पे केवल रहेगा तो उसे बोलोगे प्रिमिटिव या सेंटर यूनिट सेल। और देखो सारे जितने भी होंगे यूनिट सेल, उसमें कॉर्नर पे होना लगभग कंपल्सरी रहता है, वो रहेगा ही, कॉर्नर पे जरूर रहेगा। अगर मान लो केवल और केवल कॉर्नर पे, तो उस यूनिट सेल को क्या बोलोगे? अगर यूनिट सेल में प्रिमिटिव। केवल कॉर्नर पे ही है एटम, तो क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। लेकिन कॉर्नर के अलावा अगर फेस पे भी है, कॉर्नर के अलावा क्या हो जाए? फेस पे भी हो जाए, तो उसे क्या बोलोगे? फेस सेंटर। अरे कॉर्नर के अलावा एटम फेस पे होगा तो फेस सेंटर। अगर मान लो कॉर्नर के अलावा बॉडी में रहेगा तो बॉडी सेंटर, और कॉर्नर के अलावा इंड के सेंटर पे रहेगा तो इंड सेंटर पे रहेगा। एक एक करके देख लो, समझ लो, आसान है बहुत चीज। देखना इधर, पहला जो पॉइंट है सिंपल प्रिमिटिव बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें हम क्या बोले? सिंपल या प्रिमिटिव में क्या बोलते हैं? एटम कहाँ रहता है? केवल और केवल कॉर्नर पे रहता है। तो देखना यहाँ पे क्या कॉर्नर पे है क्या? देखो सारे एटम कॉर्नर पे क्यों? कॉर्नर 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 कॉर्नर, सारे एटम कॉर्नर पे, और कहीं भी नहीं ना है, और कहीं भी नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें क्या रहेगा? एटम का अरेंजमेंट केवल कॉर्नर पे होगा, ठीक है भाई? और ये देखो कॉर्नर मतलब समझे? देखो ये देखो, ये तुम केवल न्यूक्लियस दिखा रहे हो, एक्चुअली एटम क्या होता है? स्फीयर का होता है ना। तो एक गोला यहाँ पे ऐसे होगा, एक बॉल का गोला, और दूसरा बॉल का गोला ऐसे होगा, और उसका वो सेंटर, बताओ है कि नहीं? अरे बोलो। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. यहाँ पे देखना, यहाँ पे अब अच्छे से इसको मतलब हम देखें, तो ये एक गोला है और ये यह एक गोला है, और ये इसका सेंटर और यह इसका सेंटर, जो कि हम बोल रहे थे कॉर्नर पे, और इसको हम बोलते थे कौन? ये सिंपल यूनिट से। अब इसका जो दूरी होगा, बताओ ये दूरी आर रेडियस का लगेगा कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली इसका दूरी आर का लगेगा कि नहीं? और दोनों तो क्यूब है, तो दोनों का दोनों गोला तो सेम ही होगा ना। तो दोनों क्या हो गया? आर आर। और चूंकि यहां से लेके यहाँ जो था उसको हम ए पहले से बोल देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू 2r लिख सकते हो। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर Yes, रेडियस sir. पूछेगा कि सिंपल यूनिट सेल में तुम बताओ रेडियस क्या हो जाएगा, तो a/2 नहीं हो जाएगा? यस सर। A by Yes, sir. हो जाएगा, ठीक है? रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? a/2। ओके, सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा? सारे एटम केवल और केवल कॉर्नर पे होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी कहीं भी नहीं होगा। और देखो ये क्या दिखा रहा है? ये जो कॉर्नर है ना, एक्चुअली ये क्या होता है? ये गोला होता है। देखो ये गोला, एक दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, क्योंकि एटम स्फीयर का शेप होता है। ये क्लास 11 में पढ़ेंगे, एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो एटम स्फेरिकल Yes, sir. है, तो सारे गोला। A क्या है? क्या A क्या है इसमें?
ए तो उसका हम नाम ले लिए ना, उसका क्या है, ए जो है उसका क्या है भैया, लेंथ है या ब्रेथ है या हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट LBH है, ठीक है भाई। अब देखो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर को हम मिला रहे थे, फिर ये कॉर्नर इसको मिला रहे थे, तो एक स्क्वायर बन रहा था कि नहीं। सिमिलरली एक पीछे भी कॉर्नर होगा, अरे पीछे में कॉर्नर बोल रहे जैसे वो सेंटर देखो सारे सेंटर है, इसके पीछे सेंटर होगा, तो इन सबको मिलाओगे तो एक क्यूब नहीं बनेगा, देखो, अरे बोलो। यस सर। सर ये तो एक क्यूब ही बन गया ना। हाँ तो क्यूब ही है ना एक्चुअली। Yes, देखो sir. ये जो मैं बोल रहा ना, ये क्यूब का जो कॉर्नर है ना, वो सारे कॉर्नर पे बहुत सारे बॉल ऐसे रखे हुए हैं, बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं। बॉल क्यों रखे हैं, क्योंकि भैया एटम जो होता है स्फीयर के शेप का होता है। एटम क्या होता है, स्फीयर का शेप होता है। बोलो कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, ये sir. सेकंड वाला No, फिगर sir. है, सेकंड वाला फिगर कुछ नहीं है। इसी को काट के, जैसे ये बहुत सारे बॉल रखे हैं ना, उसी को एक मतलब एक बॉक्स से काटो और बाहर निकालो, ठीक है। अच्छा ओके। हाँ बस, तो इसको अभी तुम उतना ध्यान मत दो। सर एक बार सर पर थर्ड ये वाला बता दो, क्या थर्ड वाला जो था, क्या हो गया, थर्ड वाला एक बार दोबारा बता दो सर। थर्ड वाला मतलब, ये जो था सर इस पे थर्ड जो- वाला समझा तो। थर्ड वाला समझा दो, पहला सर वाला वो गोले वाला। पहला वाला समझ में आ गया आजाद। यस सर। तो देखो पहला वाला एक्चुअली पहला वाला ही थर्ड वाला है। यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, ये हर ये सेंटर है और उसके पास एक बॉल होगा, और यहाँ पे भी एक सेंटर है तो इसके पास भी एक बॉल होगा, और दोनों बॉल आपस में टच किए होंगे। तो वही लास्ट वाला दिखा रहा है, देखो एक बॉल और दूसरा बॉल, ये आपस में क्या हुआ है, टच किया हुआ है। फिर वैसे ही उसके पीछे बॉल होंगे चार, मतलब दो पीछे बॉल होंगे, दो ऊपर बॉल होंगे, फिर उसके आगे भी एक बॉल होगा, तो बॉल रखा हुआ है। और चूंकि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए हम ये बॉल रख रख के नहीं बनाते, हम केवल डॉट रख के बनाते हैं, ठीक है। आया समझ में आजाद? यस सर। यस सर। देखो अब यहाँ पे, अब देखो हमारा जो टारगेट रहेगा ना, रेडियस और क्या होगा, लेंथ में रिलेशन निकालने का होगा। लेंथ और मतलब रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और उसका रेडियस, एज लेंथ और उसके रेडियस में हम रिलेशन निकालेंगे। तो अभी जस्ट हमने निकाला था, क्या था भाई, इतना आसान तो था, R = A/2, हमने नहीं किया था। यस सर, A/2। गुंजन और गुंजन हाजिर होता भाई। सब ठीक सर, आप बताइए। देखो ये तुम्हारा दोनों सेंटर हो गया, सेंटर हो गया तो क्या हो गया भैया, ये तुम्हारा R और यह R, और ओवरऑल इसकी दूरी क्या होगा, A होगा ना। तो A = 2R, तो क्या हो गया, R = A/2, यही लिखा हुआ है। ये सबको नोट करते चलना भाई, मैं D लिख दे रहा हूँ, D मतलब डायरी में आपको नोट करना है। R = क्या हो गया, A/2 होगा, ठीक है। तो ये कब होगा A/2, रेडियस A/2 के बराबर कब होगा, जब कौन सा यूनिट सेल लोगे तुम, सिंपल या प्रिमिटिव, दोनों एक ही। सिंपल यूनिट सेल लोगे R जो होगा A/2 के बराबर होगा, जब सिंपल तुम लोगे। सिंपल मतलब क्या हो गया, जिसमें सारे एटम केवल और केवल क्या है, सेंटर, मतलब क्या है, केवल और केवल कॉर्नर पे, केवल और केवल कॉर्नर, ठीक है। वैशाली आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो ये चूंकि ये कॉर्नर पे है, ये नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, चूंकि ये कॉर्नर पे, अभी हमने जस्ट पढ़ा था ना, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है कि नहीं। यस सर। कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो इसलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इसे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8, क्योंकि कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होंगे कि नहीं। तो 8 कॉर्नर। काउंट करो, 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8, कितने कॉर्नर होगा भाई, 8। और एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8। एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन क्या है, ये कितने कॉर्नर कंट्रीब्यूशन है, 1 कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन है, 1 आ जाएगा ना सर। और टोटल कॉर्नर की संख्या क्या है, 8 है। 8 है। कितना एटम इसमें प्रेजेंट हुआ, 1/8 हुआ कि नहीं, ये सर बोलो। हाँ सर आपके पास सैमसंग का फोन है तो आप रियलमी का चार्जर कैसे दिखा रहे हो? इसने बोल दिया मेरे पास सैमसंग का फोन है, कोई सैमसंग नहीं है। सर अभी तक तो क्लास शांत थी, पर अब नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, ये इसको मार पड़ेगी, ये जब इसको मार पड़ेगी भाई इसको। चले जाए देखो, क्या थे भाई, कॉर्नर क्या था, 1/8 × 8, तो क्या हो गया, 1 हुआ कि नहीं,
यस और सर। ये जो 1 होगा ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका रैंक बोल देंगे। क्या बोलेंगे भैया? अरे रैंक। रैंक। मतलब अगर कोई पूछ दे कि भैया बोलो सिंपल क्यूबिक सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसमें उसका रैंक क्या होता है, तो 1 होगा। उसका रैंक क्या होगा? 1 होगा। क्यों 1 वन होगा? होगा। क्योंकि देखो एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि सारे एटम कॉर्नर पे है, सारे एटम कॉर्नर पे है, और सबके कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/8 होगा। और टोटल संख्या कितनी है कॉर्नर की? 8। तो 1/8 इंटू 8 करोगे तो 1 एटम पर यूनिट सेल। हर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? हर एक यूनिट सेल में एक एटम हुआ। हर एक यूनिट सेल में एक एटम हुआ, तो उसका क्या हो गया? रैंक 1 हुआ। क्या हुआ? रैंक 1। अगर मान लो उसका क्या होता है, उसका अगर ये 2 एटम पर यूनिट सेल होता तो उसका रैंक होता 2। 3 एटम पर यूनिट सेल होता तो उसका रैंक होता 3। ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैकिंग इफिशियंसी। अब ये पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है इसको समझना। अगर मान लो एक डब्बा है, मिठाई का सर, डब्बा है। हाँ उसको भी डायरी में लिखना था क्या? क्या? सर, जो भी आपने कराया था इससे पीछे वाला, वो भी डायरी में लिखना था। मैंने बोला ना, जो लिखना था उसको मैंने बोल दिया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अगर तुम चाहो तो कुछ भी लिख सकते सर, हो, ये वो 8 जो मल्टीप्लाई सारे किया वो पॉइंट। क्या है? अरे कहाँ मल्टीप्लाई मैंने कुछ कर दिया? ये वाला 1/8 लेट से ज्वाइन करोगे तो यही होगा। आज फिर आप लेट से ज्वाइन किए हो ना। ये आप ये टारगेट रखो कि क्लास कॉर्नर केजी से रिकॉर्डिंग देख लेने की। ठीक है, ऐसे ही देखो ये आज की क्लास एक्सटेंड होने वाली है। अगर बहुत पीछे जाएंगे तो फिर बहुत एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। चलो इधर देखते हैं। वो क्लास की स्टार्टिंग में आरिबाम ने बताया था, रिकॉर्डिंग देखना समझ में आ जाएगी। उसके अंदर क्या है? पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? तो इधर देखना, एक मिठाई का डब्बा है, उस डब्बे में तुम ये बताओ, ये तुम्हारा सर वेकेंट स्पेस निकालनी होती है इसमें जितने भरे होते हैं आइटम। यस, देखो ये तुम्हारा सर दे रहे हो क्या मिठाई का डब्बा? अब इसमें तुम्हारा लड्डू रखे हो, ये लड्डू 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 मान लो ऐसे रखो। फिर ऊपर लड्डू रहता है ना, ऊपर लड्डू रहता है ना मिठाई के ऊपर। जैसे देखो ये लड्डू, ये लड्डू, ये लड्डू, फिर ये लड्डू, ये लड्डू, ये लड्डू, ऐसे लड्डू। मतलब बीच का कुछ पार्ट खाली छूट जाता है कि नहीं? यस सर। वो हमेशा खाली छूट जाएगा, तुम कितना भी कोशिश करो। एक स्पेयर को तुम अगर एक बॉक्स में रखोगे ना, तो वो बीच का पार्ट हमेशा खाली छूटना ही है, कोई ऑप्शन नहीं, वो छूटेगा। यस सर। ठीक है, उसका पार्ट जो है हमेशा खाली छूट जाएगा। क्योंकि वो पार्ट जो छूट जाएगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब कितना छूट रहा है उसको हम वो कैसे निकालेंगे? पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी करके निकालेंगे। बहुत आसान फॉर्मूला है, देखो। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन यूनिट से, मतलब जो एटम प्रेजेंट है ना उसका वॉल्यूम निकाल लो और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर लो। मतलब मिठाई का देखो कितना जगह खाली छूट रहा है, तो मिठाई के डब्बे का तुम वॉल्यूम निकालो और फिर एक एक लड्डू का वॉल्यूम निकाल लो, और जितने लड्डू है उसमें से मल्टीप्लाई कर दो। यही होगा ना। अगर मान लो एक Yes, डब्बा sir. में 100 लड्डू रखे हो और तुमसे कोई पूछे कि बताओ कितना जगह खाली छूट गया, तो तुम क्या करोगे? तुम 100 लड्डू का वॉल्यूम निकाल लो। निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 100 वॉल्यूम लड्डू, 100 लड्डू का तुम वॉल्यूम निकाल, मतलब पहले एक लड्डू का वॉल्यूम निकालो। क्योंकि एक लड्डू का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एक लड्डू का, एक एटम का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? सर 4/3। जेड के इसमें क्या जेड जेड इनटू लिखा हुआ है जेड ना। बता रहे हैं? वही एटम रैंक, जो रैंक नहीं बोल रहे थे, वही है जेड रैंक। नंबर ऑफ लड्डूज। हाँ, मतलब लड्डू, कितनी लड्डू की संख्या है, कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मतलब इफेक्टिव एटम कितने हैं। अभी जेड के बारे में बताएंगे, अभी रुक जाओ, जेड के बारे में बताएंगे। सर, आप लड्डू लड्डू मत बोलो, हाँ क्यों भाई, लड्डू खाना है क्या? फिर भूख लग जाएगी और आप क्लास एक्सटेंड करोगे। नहीं 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 नहीं। बहुत ज्यादा मत करिएगा। सर, आप गोला बोलो, गोला। अच्छा ठीक है, गोला बोल देंगे। ओके, तो देखो ये क्या है, एक गोला तुम्हारा क्या होगा? एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट से। तो एक गोले का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 यस सर। पाई आर क्यूब। चूंकि कितने गोले होंगे यानी कि वो उसका रैंक बताएगा, उसका इफेक्टिव एटम बताएगा ना, कितने इफेक्टिव एटम है। तो वो क्या कहलाएगा? उसका जेड कहला जाएगा, यानी कि जेड से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से। चूंकि क्या था, वो सिंपल यूनिट सेल था। सिंपल यूनिट सेल का हमने रैंक देखा था ना, 1 था ना, तो 1 रखा। यस। और 4/3 तो
4/3 पाई तो ऐसे ही रख दोगे, और आर का वैल्यू हम a/2 हमने निकाला था कि नहीं? यस सर। आर का वैल्यू सर। a/2 था। गुंजन, गुंजन आ गया? आर का वैल्यू क्या होगा? a/2 होगा। देखो a/2 रख दिया हमने, और फिर क्या हो गया? क्यूब था तो क्यूब कर दिया, और डिवाइड करोगे किसके? टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम तो हमेशा a क्यूब ही रहेगा। डिनोमिनेटर समझो क्यूब वाले में हमेशा फिक्स रहेगा a क्यूब। अब इसको गुना भाग करोगे, पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना? यस सर। तो गुना भाग करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.52। ये फ्रैक्शन में आ गया। क्या हो गया? ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको परसेंट में करोगे तो क्या होगा? 52 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंट में कैसे होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या हो गया? Yes, sir. 52.4% आया। क्या? इसका पैकिंग इफिशियंसी। न्यूमेरिकल जो आता है ना, इसी पे आते हैं। हालांकि तुम चाहो तो याद भी कर सकते हो, वैल्यू ही याद कर लो, क्योंकि ओके देखो, सर। हमेशा सिंपल क्यूबिक का पैकिंग क्या होगा? पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा? 52.5% ही आएगा। 4। हाँ, 52.4 ही आएगा। ये फिक्स है वैल्यू, ये फिक्स है। ओके सर। तो ये क्या कर रहा है? यानी कि कह रहा है कि देखिए, अगर एक डब्बा में तुम लड्डू रखोगे या गोला रखोगे तो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा? बस 52.4% ऑक्युपाई करेगा, बाकी जगह खाली छूट जाएगा। तो कह रहा है इन क्या होगा? सिंपल क्यूब, ठीक है, 52.4% ऑफ टोटल वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाई एटम्स। एटम्स के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा? बस 52.4। और जो 2.4। खाली जगह वो छूट जाएगा उसको वर्ड बोल देंगे। हाँ, तो वर्ड कितना हो जाएगा? 47.6%। वर्ड कितना होगा? 47.6%। अरे आया समझ में? अगर ये Yes, sir. समझ में ना, तो अब बाकी सारे बहुत इजी हो जाएंगे। पहले में कुछ नया चीज सीखना था, बाकी सब तो वही है। तो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन हम बता ही दिए। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? अगर जो वैल्यू फ्रैक्शन में आया था, अरे जो फ्रैक्शन में आया था ना, जो फ्रैक्शन आएगा उसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। और इफिशियंसी करने के लिए क्या करोगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज में अगर निकाला हुआ तो जो फ्रैक्शन आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। हम बोले थे नीचे हमेशा टोटल वॉल्यूम लेना है, यानी कि ए क्यूब लेना है अगर क्यूब है तो, और ऊपर किसका लेना है? एटम। कितने एटम है? सारे एटम का वॉल्यूम निकालो और एटम की नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि एक बॉल, गोला या लड्डू, एक लड्डू का वॉल्यूम निकालो और जितने लड्डू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जेड से मल्टीप्लाई कर दो। जेड इंटू गोला डिवाइडेड बाई सारे गोले, मतलब पूरा क्या होगा? ये तो फिक्स होगा, एक ही होगा। वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कर दो। तो क्या होगा? वो कहलाएगा पैकिंग इफिशियंसी। परसेंटेज में जो निकालोगे, क्या करोगे लास्ट में? परसेंटेज में कैसे निकालोगे? बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना। वेयर जेड क्या है? तुम लोग पूछे थे ना जेड क्या है, तो देखो जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट और आयनिक। आसान भाषा में रैंक। जेड क्या हो जाएगा? रैंक। चलो, अब बॉडी सेंटर क्या होगा? देखो, एज सिंपल क्यूबिक सेल क्या था? सारे एटम कॉर्नर पे थे। बॉडी सेंटर में क्या होगा? सारे एटम को कॉर्नर पे रखना है और साथ में एक बॉडी पे रख देना है, मतलब बीच में सेंटर में रख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारा चैप्टर इसी पे घूमेगा और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी इसी से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो बॉडी सेंटर में है ही, तो मैं बना रहा हूँ। देखो बॉडी सेंटर में, देखो सिंपल वाला तो फॉलो करेगा, यानी कि कॉर्नर पे रख दो। देखो कॉर्नर पे है 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 सारे कॉर्नर पे एटम है कि नहीं? यस सर। सारे कॉर्नर पे एटम था तो क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे सिंपल। अरे बोलेंगे सिंपल, बोलोगे कि नहीं? सिंपल यूनिट सेल, यस सर। सिंपल यूनिट सेल बोलोगे, ठीक है। और जैसे ही एक बॉडी के यानी कि बीच में आ गया तो वो हो जाएगा बॉडी सेंटर। एक बॉडी में दे दिया तो क्या हो गया? उसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक क्यों बोले? क्योंकि एक क्यूब का हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसका डिस्कशन कर रहे हैं क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच की सबसे कम दूरी कितनी होगी? तो अभी हमने देखा था ये वाला, जस्ट हमने बात किया था ना क्यूबिक सेंटर को।
दो ये तुम्हारा क्यूब में मतलब क्यूब सेंटर में ये रहता है ना, एटम रहता है ना, सेंटर में भी एक एटम रखो, कॉर्नर में भी रखना है और सेंटर में भी रखना है, मतलब बीच में रख देना है। एक एटम को बीच में रख देना, बाकी एटम को कहाँ रखना है, कॉर्नर। तो सारे एटम को कॉर्नर में भी रखो और एक एटम को बीच में रख दो। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, अभी हमने जस्ट इसका डायगोनल निकाला था, अरे डायगोनल निकाला था, √3 यस सर। एक का वैल्यू √2a आ रहा था, एक का वैल्यू √3a आ रहा था, और मैंने बोला था उसको लिख लेना, तुम बोले सर ये तो हम निकाल भी सकते हैं, मैंने बोला नहीं नहीं लिख लिया। लिख लेना, लिख लेना। तो कहाँ गया भैया, सर फेस डायगोनल √2a आ रहा था। देखो ये फेस डायगोनल था और ये क्या था, क्यूब डायगोनल। हमने बोला था ना क्यूब का डायगोनल क्या होता, √3a। अब चूंकि क्यूब का डायगोनल √3 है, और कोई देखो डायगोनल मतलब क्या होता है, देखो फेस डायगोनल मतलब समझे, फेस डायगोनल का मतलब ये Yes, हमारा sir. फेस हुआ और इससे के दूरी क्या हो गया, डायगोनल हो, यही होता है ना, Yes, sir. ए Yes, sir. सी डी। तो फेस डायगोनल क्या होगा, दोनों फेस को जोड़ दो। चूंकि फेस डायगोनल ये है, अगर तुमसे कोई पूछे कि फेस सेंटर क्या होता है, तो फेस सेंटर कुछ यही पे होगा। Yes, sir. अब कोई पूछे कि बता फेस सेंटर पे एक एटम है और ये डायगोनल तुमसे जुड़ा हुआ, तो ये डायगोनल पक्का फेस सेंटर से पास होकर जा रहा होगा कि नहीं, Yes, sir. और ये फेस सेंटर, ये तो जो हमारा फेस डायगोनल का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, √2a है कि नहीं। Yes, sir. और कोई पूछे कि ये बताओ ये जो तुम्हारा फेस डायगोनल पे जो तुम्हारा सेंटर पे जो एटम है उसका दूरी, ये स्टार्टिंग वाले से दूरी तुम कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, तो हम सर दो हाफ से कर डिवाइड कर देंगे, देंगे, हाफ कर बस देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे ना, हाफ कर देंगे ना। अरे देखो ए से सी का दूरी क्या है, √2a है, तो अगर मान लो ए से ओ का दूरी कोई पूछेगा तो क्या करोगे, √2/2 ए नहीं कर दोगे, अरे 2 से डिवाइड ही तो कर दोगे क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है ना। सिमिलरली अगर मान लो बी से डी का दूरी √3a है तो बी से ओ की दूरी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं कर दोगे, Yes, sir. 2 से डिवाइड, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, बस 2 से डिवाइड ही किया हुआ था और कुछ नहीं किया हुआ था। ये चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको सर कितने टॉपिक बचे हैं? टॉपिक अभी से चैप्टर का जन्म ही हो रहा है। सर अभी हुआ है। हाँ सर बोरिंग सुनो, मैं बोलूँ ना जैसे आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो ये समझो चैप्टर, ये चैप्टर का क्या हो गया, बर्थ हो गया, बॉर्न कर गया, जन्म ले लिया चैप्टर। अभी तो बस ये मतलब क्या हो रहा है भैया, अभी तो ये स्टार्टिंग है, इसकी बेस, अभी तुम ये बेसिक पर, अगर ये टॉपिक किसी का छूट गया तो समझो ये चैप्टर ही छूट जाएगा उसका, फिर उसको नहीं समझाएगा। हाँ लेकिन अगर आज का कोई टॉपिक, ये आज का पूरा लास्ट तक कोई देख लेगा फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर से वो चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। लाइक होता नहीं, जैसे देखो हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे तो सारा बेस क्या था, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके अंदर कुछ नहीं है ऑर्गेनिक में, जीओसी। उसी तरह इस चैप्टर का भी यही हाल है, तो लास्ट तक रुकना, नहीं तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। इधर देखते हैं बॉडी सेंटर में, देखो यहाँ पे दूरी हमने देखा था ना, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की दूरी करोगे तो क्या आया था, √3a आया था। Yes, sir. और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम कोई पूछे, नियरेस्ट एटम, तो देखो एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ है, तो ये सबसे कम दूरी होगा। तो कम दूरी कैसे निकालोगे, बस 2 से डिवाइड कर दो, देखो √3a/2 नहीं कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच की दूरी हो जाएगा, बस 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे। और ये तुम्हारा ये वही चीज लिखा हुआ है, डेरिवेशन कर ही लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये फॉर्मूला तुम सबसे पहले ये फॉर्मूला तुम लिख लेना, और ये फॉर्मूला आया कहां से समझ लेना। कर है बॉडी सेंटर्ड क्यूब में, ठीक है, ए लॉन्ग क्यूब डायगोनल ऑल एटम टचेस अदर each other and length of the cube diagonal is √3a। ये तो तुमको पहले से पता है, √3a होता है डायगोनल का वैल्यू। अरे ये तुमको पता है कि नहीं, इसका वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या हो, √3 हम बोले थे, √3a। इसको लिख लेना। अभी देखो ये क्लास के बाद मैं पोल जनरेट करूंगा, आज की क्लास के बाद, ठीक है, तुम आंसर करना। ओके सर। देखो फेस सेंटर का तुमको डायगोनल पूछेगा फेस का तो क्या होगा, √2a। बॉडी सेंटर का डायगोनल पूछेगा तो √3a। तो ये बताओ ये लाइन का
ये लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, √3a नहीं होगा? यस सर। यस सर। √3 होगा। और यहाँ पे देखना कितने गोले यहाँ से पास हो सकते हैं, 3। 3 गोले पास होंगे। यस, एक तो पहला ये गोला रहा, दूसरा देखो जो जो तुम्हारा यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे, मतलब एटम रखे हुए थे बीच में। तो देखो एटम क्या है, एटम क्या है, कुछ नहीं, एटम बस एक कोई स्फीयर है, उसका न्यूक्लियस है। अरे भैया ये एटम कुछ नहीं है, एक एटम क्या है, एक गोला है, एक बॉल है, उसका सेंटर है। तो इसका मतलब क्या है, एक गोला यहाँ पे होगा। अरे हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, क्या बोला था कि अगर मान लो यहाँ पे कोई एटम अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तू समझना कि यहाँ पे एक गोला होगा। क्योंकि गोला Yes. दिखाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो गोला को नहीं दिखाते। अगर ये डॉट है तो इसका मतलब यहाँ पे गोला होगा, यहाँ पे गोला होगा और लड्डू होगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे एक डॉट है तो गोला होगा कि नहीं यहाँ पे? यस सर। एक जो तुम्हारा, अगर मान लो एक तुम्हारा क्यूब है, क्यूब के अंदर भी तुम एक बॉल रख सकते हो, सबसे बड़ा एक बॉल रख सकते हो, और फिर यहाँ पे एक डॉट है तो यहाँ पे भी एक गोला हो जाएगा ना? तो ये गोला यहाँ पे भी हो जाएगा। अब तुम देखना, इस गोले का रेडियस r है और इस गोले का भी रेडियस r होगा, इस गोले का भी रेडियस r होगा, इस गोले का भी रेडियस r होगा। बताओ। यस सर। अब कोई तुमसे पूछे a से d की दूरी बताओ इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो AD का लेंथ क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस? 4a नहीं हो जाएगा, 4r नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। और पहले ही हम फॉर्मूला निकाल चुके थे, AD का वैल्यू क्या था, वो तो हम बहुत पहले ही बता दिए थे, √3a था। तो दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, 4r इज इक्वल टू √3a नहीं हो जाएगा? यस सर। अब बताओ यहाँ पे r हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे करोगे, r इज इक्वल टू √3/4a, यही होगा ना? और ये Yes, आपके sir. डायरी में होने चाहिए, आ गया सर। ये होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन बना तो सबसे ज्यादा इसी से बना हुआ, रेडियस बॉडी सेंटर के केस में। रेडियस बताओ बॉडी सेंटर, वो देखो ध्यान दो कैसे क्वेश्चन बच्चा वाला रहता है, वो ए का वैल्यू ही दे देगा और क्या रेडियस बताओ बॉडी सेंटर में, मतलब ए का वैल्यू दे दिया, ये तो बस फॉर्मूला लगाना है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, बोलो? अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? और मेजर टेस्ट जो होगा ना उसमें भी देखेंगे कुछ इसी तरह क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला दे, मतलब बस ए दे देगा और क्या रेडियस होता है। इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है। देखो क्या हो गया, यही आर का वैल्यू हो गया, हम बोले थे डायरी में। अरे समझ में आया सबको? यस सर। हाँ समझ में आया तब भी ठीक, नहीं समझ में आया तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते लेना, और तभी भी नहीं आया तो ये वैल्यू बस याद कर लेना, √3/4। क्या क्लास हो गई? अरे नहीं अभी नहीं, सर खत्म। अरे नहीं अभी सर अभी रुक जा, 10 मिनट और 10 मिनट और। अरे बॉडी सेंटर ये टॉपिक कंप्लीट कर दे, एक ही जैसे सारे टॉपिक है ना, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं और फिर खत्म कर देंगे। अब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते, देखो यानी कि रैंक निकालने की, जेड तुम करते सर, जेड कैसे निकालेंगे, अरे यही तो रैंक था, तो रैंक कैसे निकालोगे? फिर से वही तरीका कि सारे एटम कॉर्नर पे जो है उसके लिए हम क्या लेंगे, 1/8 लेंगे कि नहीं? यस अरे सर। बॉडी सेंटर में क्या है, कॉर्नर पे एटम है, बॉडी सेंटर में देखिएगा जेड निकालने का देखो तरीका क्या होगा। बॉडी सेंटर में एटम क्या होता है, कॉर्नर पे होता है। अब तुम बताना, ये कॉर्नर पे एटम है, ये है कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, सारे कॉर्नर पे है ना? कितने Yes, कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 होगा। तो जेड क्या होता है, 1/8, एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। क्योंकि टोटल कॉर्नर की संख्या 8 है, क्या है 8, तो 1/8 इंटू 8 हो जाएगा। लेकिन एक बॉडी सेंटर में भी तो है एटम, एक बॉडी सेंटर में भी तो है ना एक बीच में, और उससे कंट्रीब्यूशन पहले ही पढ़ चुके हैं, 100% रहता है ना, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 नहीं कर दोगे, 1 इंटू 1 कर दो, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा? यस तो सर। बॉडी सेंटर का रैंक क्या होगा, या जेड क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, यानी कि 2 एटम पर यूनिट सेल। ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक यूनिट सेल में 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक यूनिट सेल में 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
10 कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर का क्या हो जाएगा? अरे वही दिखा हुआ है 1/8, वही चीज लिखा हुआ है। ये बस समझ में आया कैसे हो गया? 2 कैसे होगा? अरे ये 2 कैसे हुआ समझ में आया? किसी को नहीं आया तो पूछ यस सर जी आ आ गया। गए ना? तो ये 2 का कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेगा? देखो वही तरीका, एक लड्डू का एक गोला का वॉल्यूम निकालो। एक गोला का वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब था। 4/3 पाई आर क्यूब था। क्योंकि ये और जेड से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि कितने लड्डू है कितने गोले हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे। जेड का वैल्यू 2 था, हम पहले ही कर लिए थे। और आर का जो वैल्यू था अभी हमने निकाला ना फॉर्मूला, आर का वैल्यू क्या निकाला? बॉडी से √3/4a। आर का वैल्यू √3/4a। तो आर का वैल्यू आ गया √3/4a। ठीक है, जेड का वैल्यू आ ही गया। जेड का वैल्यू क्या है? 2। और ये तुम्हारे 4/3 पाई ऐसे ही। और नीचे तो ए क्यूब ही रहेगा। अब तुम सबको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आ जाएगा 0.68। परसेंटेज में करोगे तो क्या होगा? बीसीसी में 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, यानी कि वार्ड खाली जगह कितने हो गए? साइमा खाली जगह कितने हो जाएगा? 32%। अरे बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। कुछ नहीं करना है। जब भी पैकिंग फ्रैक्शन का पूछेगा ना, पैकिंग फ्रैक्शन जब भी पूछेगा तो क्या करना? तुम एक लड्डू का वॉल्यूम निकालना, यानी कि एक बॉल का वॉल्यूम निकालना, एक लड्डू का वॉल्यूम निकालना। और यहाँ पे ये जेड क्या है? टोटल लड्डू की संख्या, कितने लड्डू है टोटल, यानी कि ये रैंक है। और फिर नीचे क्या करना? टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। और टोटल वॉल्यूम क्यूब में हमेशा फिक्स ही रहेगा, एक क्यूब रहेगा हमेशा, क्यूब में एक क्यूब ही रहेगा। ठीक है भाई? यस सर। तो ये पैकिंग इफिशिएंसी भी निकल गया। और ये हमारा आज की लास्ट टॉपिक है, लास्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अरे इसमें क्या होगा? देखो कॉर्नर में यहां भी रखना है, कॉर्नर में तो सब में रखना है, लेकिन एक फेस पे भी रख देना, फेस के सेंटर पे भी रखना है। ठीक है? अरे कहाँ कहाँ रखोगे एटम को? कॉर्नर पे और फेस के, क्योंकि फेस कितना है? 6 है ना? यस सर। तो कितने एटम फेस सेंटर पे होंगे? 6। 6 एटम। बताओ इसका ये बताओ। अब मैं ब्लैंक साइड से काम कर रहा हूँ। मतलब कॉर्नर पे कितने एटम होंगे? पहले तो इसका फिगर बनाते हैं। फेस सेंटर का ये फिगर रहा। कॉर्नर पे तो एटम रखना है भाई, कुछ उसका कोई उपाय नहीं, कॉर्नर पे आपको रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा, छठा, 8 होंगे ना? सातवां, 8। तो कॉर्नर पे तो 8 होगा। बोलो कॉर्नर पे 8 होगा कि नहीं? उसको आप रखोगे। कॉर्नर पे क्या होगा? 8 एटम होगा। ओके? और ये बताओ, ये हर फेस पे एक एटम होगा कि नहीं? हर एक फेस पे एक एटम होगा कि नहीं? बताओ। अरे जो तुम्हारा माचिस है, जो तुम्हारा ये चार्जर है, देखो एक यहाँ पे एटम है, फिर एक इस फेस पे एटम है दूसरा, फिर एक इस फेस पे तीसरा, और एक इस फेस पे चौथा, फिर एक नीचे सर 5। 8 + 6 करेंगे ना? नहीं तो फेस का हम अलग ही लिख दे रहे हैं ना। फेस का क्या होगा? 6 हो गया। बस ये थोड़ी देर में तुषार कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, नहीं तो छोड़ देते। ठीक है? अब बताओ कॉर्नर का वैल्यू, एक कॉर्नर 8 में कंट्रीब्यूट कर रहा था ना, तो वैसे ही इसका 1/8 करोगे कि नहीं? एडिशन से तो यही कर रहे हैं ना। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? 1/8 हो रहा है। ठीक है? 1/8। और फेस का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा था? 1/2 हो रहा है कि नहीं? यस सर। क्यों फेस का 1/2 होगा? क्योंकि एक मान लो यहाँ पे अगर जैसे तुम्हारा मान लो, ये तुम लोग नहीं खेलते होगे पैक ऑफ कार्ड, अरे कार्ड नहीं होता, कार्ड्स खेलना। तो जैसे जोकर होता है, ए होता है, 2 होता है, तो एक जोकर के ऊपर तुम दूसरा कार्ड रख दोगे तो वो पूरी तरह से ढक नहीं लेगा। यस सर। एक कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड रखोगे तो पूरी तरह से ढक लेगा। तो फेस का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/2 होगा कि नहीं? बताओ। यस सर। तो अगर इसका जेड निकालने की बात करें, इसका जेड निकालने के लिए कोई पूछे तो कैसे निकालोगे? क्योंकि कॉर्नर पे क्या है? कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, और एक कितने कॉर्नर पे एटम है? 8। 8। तो 1/8 × 8 प्लस करोगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यही करोगे ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका क्या हो हो जाएगा? जाएगा सर। 3, यानी 4 यानी कि इसका एटम क्या हुआ? 4। इफेक्टिव कितना, रैंक कितना हो जाएगा? 4। 4। रैंक कितना होगा भैया? 4।
ठीक है। 4 तो जेड देखो ये तुम्हारा क्या था, अच्छा ये देखो ये तो हम पहले ही कल कैलकुलेट किए थे ना कि नियरेस्ट एटम का दूरी क्या होगा फेस सेंटर में। अरे नियरेस्ट एटम मतलब सबसे पहले उसका डायगोनल निकालो, रूट 2a आया था और Yes, नियरेस्ट करने के लिए yes, 2 से sir. डिवाइड कर दे रहे थे। अरे Yes, ये sir. तुम्हारा क्या था, ये आपका डायगोनल था, ये क्या था डायगोनल। और नियरेस्ट निकालने के लिए उसको क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दोगे। हमेशा देखो बॉडी सेंटर वाले में भी 2 से डिवाइड किए थे ना, वहां पे क्या था √3a/2 हो रहा था बॉडी वाले में, Yes, sir. और यहाँ पे क्या हो रहा है √2a/2 यानी कि नियरेस्ट। देखो ये थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आता है, कहता है कि भैया फेस सेंटर में बताओ नियरेस्ट एटम का दूरी, तो डायरेक्ट हम टिक मारेंगे √2a/2। Yes. इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत आसान। देखो ये फेस सर सेंटर बस का ये सिलेबस में ही नहीं है हमारे, क्या, सर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये बस हमारे। हाँ ये बस बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, ये देखो ये सारे कॉर्नर पे एटम है और देखो सारे फेस में है कि नहीं, देखो एक फेस, दूसरा फेस, तीसरे फेस पे, चौथे फेस पे, ये पीछे वाला फेस यानी 5वां और 6ठा, 6 फेस हुआ कि नहीं, ठीक है। यस सर। तो वही तुम्हारा बॉडी, भाई ये कितना डेंजर सा फोटो दिख रहा है। सारे सारे सेंटर को गोला बना दिया बस, कुछ नहीं, सारे सेंटर क्या है स्फीयर है। yes sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अब रेडियस के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, रेडियस और ए के बीच में सेम वही तरीका अपनाएंगे जैसे हम बॉडी सेंटर किए थे। देखो यहाँ पे एक एटम है ना, यहाँ पे भी एक एटम होगा, क्योंकि हर देखो हम एक फेस लिए हैं, एक फेस उठाया तो एक यहाँ पे एटम है, एक यहाँ एटम है, एक यहाँ एटम है, बोलो होगा कि नहीं। Yes Yes, sir. आपको पता है जहां जहां एटम होगा वहां वहां गोला होगा, जहां जहां एटम होगा जहां एटम वहां गोला, यानी कि ये पहला गोला यहाँ से पास हो जाएगा, ये दूसरा गोला यहाँ से पास होगा और एक तीसरा गोला यहाँ से पास होगा कि नहीं। तो सर 4R होगी इसकी रेडियस। इसका भी वैल्यू 4R होगा, यस सही बोला आपने, इसी का बहुत ध्यान से सुन लिया इस क्लास को। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो, देखो ये क्या हो गया, ये R हो गया और ये क्या हो गया, ये भी R हो गया, और ये देखो ये इसका वैल्यू भी R होगा और इसका वैल्यू भी R होगा, यानी कि A से लेके C तक की दूरी क्या होगी, A से C की दूरी क्या होगी 4R हो जाएगा। और हम पहले ही से जानते थे, क्या जानते थे, हम तो पहले ही से जानते थे AC का वैल्यू क्या था, डायगोनल का वैल्यू क्या था √2a था, √2a। और अभी हमने देखा AC = 4R हो रहा था, दोनों को हो गए तो क्या होगा √2/4। हाँ सर √2a/4। a/2 √2. R की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो R की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा √2a। √2a/4 1/2 √2a। a/2 हाँ √2. ये सही बोला, अगर इसको कटाओगे तो क्या हो जाएगा 2√2 आ जाएगा, यानी कि a/2 √2 यही होगा ना। तो देखो a/2 √2, अरे सेम वही तरीका है ना निकालने का, यस और सर। ये फॉर्मूला ही बच्चों को डराता है कि कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला ही डराता है, ठीक है। समझ में आया कैसे होगा, यस सर। जितने डॉट होंगे उतने गोले होंगे, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जहां डॉट है वहां गोला होगा, क्योंकि वो डॉट क्या दिखा रहा है, उसके न्यूक्लियस का दिखा रहा है, वो डॉट क्या दिखा रहा है, उसके न्यूक्लियस का दिखा रहा है, ठीक है। जहां डॉट वहां गोला। तो फिर से समझ लो, जिसको नहीं आ रहा होगा देख लेना, ये अगर मान लो एक फेस लिया, क्योंकि फेस सेंटर लिया तो यहाँ पे एक डॉट कॉर्नर पे तो हमेशा होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही, क्योंकि फेस सेंटर है तो यहाँ फेस पे भी होगा। तो ये फेस है तो यहाँ पे एक गोला जाएगा, एक यहाँ गोला जाएगा और एक बीच में गोला जाएगा। इस गोले का दूरी R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे 4R। 4R हो गया ना, ठीक है 4R हो गया, तो इधर से 4R हो रहा है और उधर से क्या हो रहा था, बेसिक हम जो हम पहले थे √2a, और फिर हम यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, ठीक है भाई। यस सर। उसके बाद में अरे जेड, हाँ अरे वही सब चीज है, ठीक है। अरे जेड हमने पहले ही बता दिया था ना, जेड इसका देखो कैलकुलेट किए थे 4 आया था, यस सर। कैलकुलेट किए थे, कैसे किए थे 1/8 × 8 किए थे तो 1 आया था, और 1/2 × 6 किए तो 3 आया था, तो क्या हो गया 4 आ गया ना। अरे सब ना वही चीज हमको फिर से बता रहे हैं, ठीक है, वो कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं, क्लास ओवर ही हो गया, क्लास ओवर हो गया बस। अब देख लो पैकिंग इफिशिएंसी क्या करोगे, लग गई अब तो। पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तुम क्या करोगे जेड इंटू एक लड्डू का वॉल्यूम, अरे जेड करोगे फिर एक लड्डू का वॉल्यूम करोगे और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम करोगे,
वही तो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कितने Yes, जेड sir. कितने थे, रैंक कितने थे, 4 था कि नहीं, 4. 4 था। और लड्डू का तो क्या होगा 4/3 पाई, और आर का वैल्यू अभी हमने निकाला था ना, आर का वैल्यू क्या था a/2√2, a/2√2 था। अरे आर का वैल्यू रख दिया ना a/2√2 और क्यूब कर दोगे, Yes, sir. नीचे हमेशा a क्यूब ही रहेगा, गुना भाग करोगे 0.74 आ जाएगा। लोग देख लेंगे ना। हाँ तो वही दिखा दे रहे हैं, आप देख लेना। तो देखो ये 74% आया। तो अब बताओ सबसे ज्यादा, सुनो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई कर रहा है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई किया, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर कि तुम्हारा कॉर्नर वाला, सिंपल। सबसे ज्यादा सर फेस सेंटर। फेस सेंटर किया ना, Face. फेस सेंटर होगा, फेस सेंटर सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, और इसमें वार्ड कितने हो रहे हैं, बस 26%, बस 26% इसमें वार्ड हो रहे हैं, ठीक है। उसमें कितना हो रहा था, उसमें ज्यादा हो जा रहा था ना, इससे ज्यादा हो रहा था, ठीक है भाई। हाँ तो बस हो गई, यस। सर अब आप समझाइए प्लीज, अब बस करिए। इसको तुम घर पे खुद से पढ़ लेना, ओके, वही सब उसका समरी है, देखो ये समरी टेबल है, Okay. इसको आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर को तुम अभी छोड़ देना, बाकी सबको तुम पढ़ लेना। ये हमने देखो इसी का हमने समरी, ये 52% आया था पहले का, सिंपल का। Yes, आप sir. बता तो रहे हो, लेकिन अब टाइम की वजह से दिमाग में नहीं, नहीं घुस रहा जिसको वो। जिसको लीव करना वो लीव कर सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। एक इसी का रहेगी, मैं इसी का कोई पढ़ा दूंगा, ठीक है। सर आपका भी तो छूटेगा ना। अरे मैं छूटे की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे ये समरी टेबल है, ये तुम खुद से ही पढ़ सकते हो, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। देखो बॉडी सेंटर में क्या हुआ था, 62% था ना, 68% आया था अभी, और लास्ट वाले में इसी का आया था 74%, बोलो। Yes, sir. हाँ तो वही हो गया। और देखो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, देखो इसका 1 आया था, इसका 2 आया था, इसका 4 आया था, यानी कि क्या है, जेड, जिसको हम रैंक बोल रहे थे, ये जेड और रैंक है। अरे बोलो। और रेडियस का Yes, ये sir. रेडियस का रिलेशन देखा था, पहले वाले का रेडियस का रिलेशन a/2 था, दूसरे का √3 a/4, और तीसरे का था √2 a/4। तो ये इसमें जितने कुछ भी लिखे हैं ये सब आपको डायरी में यही से आप नोट कर लीजिएगा, ये समरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। ये कोऑर्डिनेशन नंबर को भी छोड़ देना, बाकी सबको नोट कर लेना, ठीक है भाई। Okay, sir. उसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये आपका SW है, ये होमवर्क है, सुनो ये करना, ये क्वेश्चन ये मैं कराऊंगा नहीं, आपको खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 2, और मुझे भेजना सॉल्व करके। ओके सर। तो फिर याद रखना, ये क्वेश्चन है 1 2, क्वेश्चन नंबर 3 4 5, सारे में वही काम करना है भैया। रेडियस का फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, मतलब फॉर्मूला दिया नहीं रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, आप पुट करना और आंसर निकालना, ठीक है। आप पुट करना, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ब्रेविस लैटिस, ठीक है। सर क्वेश्चन दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं स्लाइड ही भेज दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके तुम क्या करोगे। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर। हालांकि आज जितना टारगेट था ना उससे हम पीछे थे, हमारा टारगेट था इसको भी कंप्लीट करने का। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ रिकॉर्डिंग सर ज्यादा पढ़ते हैं तो आगे पार्ट अरे पीछे से ठीक है, पार्ट हो जाता है। मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करो। एक्चुअली देखिए हमारे ऊपर भी प्रेशर है ना, क्योंकि 17 तारीख तक सॉलिड स्टेट कंप्लीट और सरफेस स्टेट भी, मतलब 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, 2, और हमारे पास कितने 8 लेक्चर है। तो सोचो आपके ऊपर प्रेशर रहता है, तो जैसे कि नहीं होता आप बच्चों को प्रेशर कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है, टीचर को भी रहता है, हम भी प्रेशर में थोड़ा कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा। अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो 4 क्लास में, देखो ऑब्वियस ही बात है, सॉलिड स्टेट 4 क्लास में तो खत्म होने वाला है नहीं, अगर हम एक्सटेंड नहीं करेंगे तो खत्म नहीं हो सकता। तो आपको भी कोऑपरेट हेल्प करना